नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम देखेंगे राजीव गांधी का जीवन परिचय। राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 से 21 मई 1991 तक इनका जीवन काल रहा। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के दो हित यानी कि नाती भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी का विवाह सोनिया गांधी से हुआ। उस समय इटली की नागरिक थीं। विवाहोपरांत उनकी पत्नी ने नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। कहा जाता है कि राजीव गांधी से उनकी मुलाकात तब हुई जब वह राजीव कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। उनकी शादी 1968 में हुई, जिसके बाद वे भारत में रहने लगी। राजीव व सोनिया के दो बच्चे हैं। पुत्र राहुल का जन्म 1970 और पुत्री प्रियंका गांधी का जन्म 1972 में हुआ। ये राजीव गांधी की प्रोफाइल फोटो है। भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 में हुआ। जन्म 20 अगस्त 1944 से मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। मृत्यु 21 मई 1991 में। राष्ट्रीयता है भारतीय। राजनीतिक दल भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस। जीवन संगी हैं सोनिया गांधी। राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा विशेष आयोजन होता है। देश भर में पार्टी सदस्य अपने पूर्व नेता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देती है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। उनकी फोटो पर माल्यार्पण किया जाता है, दीपक जलाकर उन्हें याद किया जाता है। दिल्ली में स्थित राजीव गांधी के समाधि स्थल पर वीर भूमि में राजीव गांधी का पूरा परिवार, करीबी मित्र, रिश्तेदार और कांग्रेस पार्टी के मुख्य लोग इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा देश के और भी दूसरी पार्टी के प्रमुख नेता भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां जाते हैं। राजनीतिक जीवन। राजनीति में प्रवेश। राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वह एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे, परंतु 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सहयोग देने के लिए सन 1981 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। भारत के प्रधानमंत्री। वे अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनाव में सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बने रहे। राजीव गांधी ने 1985 में मुंबई में एआईसीसी के पूर्ण सत्र में संदेश यात्रा की घोषणा की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने इसे पूरे देश में चलाया था। प्रदेश कांग्रेस समितियों पीसीसी और पार्टी के नेताओं ने मुंबई, कश्मीर, कन्याकुमारी, पूर्वांचल से एक साथ 4 यात्राएं की। 3 महीने से अधिक समय तक यात्रा चली। ये यात्रा दिल्ली से रामलीला मैदान में संपन्न हुई। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश में कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय इन्हें जाता है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम इन्होंने किया। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक युवाओं को चुनाव वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने दिलवाया। बाद के वर्षों में भारत यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क कार्यक्रम। 1990 में राजीव गांधी ने विभिन्न तरीकों से भारत यात्रा की। पदयात्रा, एक साधारण यात्री ट्रेन की दूसरी श्रेणी में की गाड़ी की। उन्होंने अपनी भारत यात्रा के शुरुआत बिंदु के रूप में चंपारण को चुना। राजीव गांधी ने 19 अक्टूबर 1990 को हैदराबाद के चार मीनार से सद्भावना यात्रा शुरू की। हत्या। चुनावों का प्रचार करते हुए 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द
तमिल इलाहिम नामक आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की एक बम विस्फोट में हत्या कर दी। आरोप था कि राजीव गांधी परिवार के नजदीकी बताए जाने वाले इतालवी व्यवसायी ओक्टावियो क्विटोरियो ने इस मामले में बिचौलियों की भूमिका अदा की है, जिसके बदले में उन्हें दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा मिला। कुल 400 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा 1.3 अरब डॉलर का था। आरोप है कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ सौदे के लिए 1.42 करोड़ डॉलर की रिश्वत मांगी थी। इतिहास: काफी समय तक राजीव गांधी का नाम भी इसी मामले के अभियुक्तों की सूची में शामिल रहा, लेकिन उनकी मौत के बाद नाम फाइल से हटा दिया गया। सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई, लेकिन सरकारें बदलने पर सीबीआई की जांच की दिशा में लगातार बदलती रही। एक दौर था जब जोगेंद्र सिंह सीबीआई चीफ थे, तो एजेंसी स्वीडन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लाने में सफल हो गई थी। जोगेंद्र सिंह ने तब दावा किया था कि केस सुलझा लिया गया है, बस देरी है, तो क्वातोरियो को प्रत्यार्पण कर भारत लाकर अदालत में पेश करने के उनके हटने के बाद सीबीआई की चाल ही बदल गई। इस बीच कई ऐसे दांवपेच खेले गए कि क्वातोरियोकी को राहत मिलती गई। दिल्ली की एक अदालत ने हिंदुजो बंधुओं को रिहा किया, तो सीबीआई ने लंदन की अदालत से कह दिया कि क्वातोरियो के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अदालत ने क्वातोरियो के सील खातों को खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए। नतीजतन क्वातोरियो की रातों रात उन खातों से पैसा निकाल लिया गया। 2007 में रेड कॉर्नर नोटिस के बल पर ही क्वातोरियो को अर्जेंटीना पुलिस ने गिरफ्तार किया। बस 20-25 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहा। सीबीआई ने काफी समय बाद इसका खुलासा किया। सीबीआई ने उसके प्रत्यार्पण के लिए वहां की कोर्ट में काफी देर से अर्जी दाखिल की। तकनीकी आधार पर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया, लेकिन सीबीआई ने उसके खिलाफ वहां की ऊंची अदालत में जाना मुनाफिस नहीं समझा। नतीजतन क्वातोरियो जमानत पर रिहा होकर अपने देश इटली चला गया। पिछले 12 साल से वह इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की सूची में है। सीबीआई अगर उसका नाम इस सूची से हटाने की अपील करने जा रही है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि कानून मंत्रालय, अर्जेंटीना जनरल और सीबीआई क्वातोरियो को फोबोस मामले में दलाली खाने के मामले में क्लीन चिट देने जा रही है। ये ऐसा मसला है जिस पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह हीरो के तौर पर उभरे थे। ये अलग बात है कि उनकी सरकार भी बोफोर्स दलाली का सच सामने लाने में विफल रही थी। बाद में ही समय समय पर यह मुद्दा देश में राजनीतिक तूफान लाता रहा। इस प्रकरण के सामने आते ही जिस तरह की राजनीतिक हलचल शुरू हुई, उससे साफ है कि बोफोर्स दलाली आज भी भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। सीबीआई की भूमिका की आलोचना: इस मामले को सीबीआई ने जिस तरह से भूमिका निभाई है, उसकी विशेषों सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर आलोचना की गई है। ध्यान योग कुछ बिंदु हैं। नंबर 1, प्रथम सूची रिपोर्ट करने में अत्यधिक देरी, अनुरोध पत्र भेजने में देरी। नंबर 3, 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील न करना। नंबर 4, क्वातोरियो के लंदन के बैंक खाते को पुनः चालू कर देना। अर्जेंटीना से क्वातोरी के प्रत्यार्पण के लिए एक बहुत ही कमजोर केस बनाना। इसके बाद भी निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील न करना। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस को वापस लेना और अंततः क्वातोरी के खिलाफ मुकदमे को वापस ले लेना। प्रमुख घटना: 24 मार्च 1986 भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1,437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। ये सौदा भारतीय थल सेना को 155 mm की 400 होवेंजर तोप की सप्लाई के लिए हुआ था। 16 अप्रैल 1987 ये दिन भारतीय राजनीति और
कांग्रेस के लिए भूचाल लाने वाला सिद्ध हुआ। स्वीडन के रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिकों और रक्षा विभागों के अधिकारियों को घूस दिए। 60 करोड़ रुपए घूस देने का दावा किया गया। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 20 अप्रैल 1987 लोकसभा में राजीव गांधी ने बताया कि न ही कोई रिश्वत दी गई और न ही बीच में किसी बिचौलियों की भूमिका थी। 6 अगस्त 1987 रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी का गठन हुआ। इसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री बी शंकर नंदन ने किया। फरवरी 1988 मामले की जांच के लिए भारत का एक जांच दल स्वीडन पहुंचा। 18 जुलाई 1989 जेपीसी ने संसद को रिपोर्ट सौंपी। नवंबर 1989 में भारत में आम चुनाव हुए और कांग्रेस की बड़ी हार हुई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे। 26 दिसंबर 1989 नए प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दी। 22 जनवरी 1990 सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। मामला एबी फोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्डबो, कथित बिचौलियों बिन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ दर्ज हुआ। फरवरी 1990 में स्विस सरकार को न्यायिक सहायता के लिए पहला आग्रह पत्र भेजा गया। फरवरी 1992 बोफोर्स घपले पर पत्रकार बो एंडरसन की रिपोर्ट से भूचाल आ गया। दिसंबर 1992 में मामले में शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। जुलाई 1993 में स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ओत्तोवियो क्वातोकी और मामले के अन्य आरोपियों की अपील खारिज कर दी। क्वातोरियो इटली का एक व्यापारी था जिस पर बोफोर्स घोटाले में दलाली के जरिए घूस लेने का आरोप था। इसी महीने वह भारत छोड़कर फरार हो गया और फिर कभी नहीं आया। फरवरी 1997 क्वातोकी के खिलाफ और जमानती वारंट, एनबीडब्ल्यू और रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई। मार्च अगस्त 1998 में क्वातोकी ने एक याचिका दाखिल की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि उसने भारत के कोर्ट में हाजिर होने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 1998 में स्विस सरकार को दूसरा रोगेटी लेटर प्राप्त हुआ और गनासी एवं ऑस्ट्रिया से स्विट्जरलैंड पैसा ट्रांसफर किए जाने की जांच का आग्रह किया गया। रोगेटरी लेटर एक तरह का औपचारिक आग्रह होता है जिसमें एक देश दूसरे देश से न्यायिक सहायता की मांग करता है। 22 अक्टूबर 1999 एबी फोर्स के एजेंट बिन चड्ढा क्वातोकी, तत्कालीन रक्षा सचिव एस के भटनागर और बोफोर्स कंपनी के प्रेसिडेंट मार्टिन कार्ल्स आर्डोबो के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया गया। मार्च सितंबर 2000 को सुनवाई के लिए चड्ढा भारत आया। उसने मार्च चिकित्सा उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी थी लेकिन उसकी मांग खारिज कर दी गई। सितंबर-अक्टूबर 2000 में हिंदुजा बंधुओं ने लंदन में एक बयान जारी करके कहा कि उनके द्वारा जो फंड आवंटित किया गया उनका बोफोर्स डील से कोई लेना देना नहीं था। हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया और क्वातोकी के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल की गई। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी के फैसले को पलटने का आग्रह किया था लेकिन जब उससे जांच के लिए सीबीआई के समक्ष हाजिर होने को कहा तो उसने मानने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2000 में क्वातोकी को मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन बाद में जमानत दे दी गई। जमानत इस शर्त पर दी गई कि वे शहर नहीं छोड़ेगा। अगस्त 2001 में भटनागर की कैंसर से मौत हो गई। दिसंबर 2002 में भारत ने क्वातोकी के प्रत्यार्पण की मांग की लेकिन मलेशिया के हाई कोर्ट ने आग्रह को खारिज कर दिया। जुलाई 2003 भारत ने यूके को अनुरोध पर लेटर ऑफ रोगेटी भेजा और
क्वातोकी के बैंक खाते को जब्त करने की मांग की। फरवरी-मार्च 2004 कोर्ट ने स्वर्गीय राजीव गांधी और भटनागर को मामले से बरी कर दिया। मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वातोकी के प्रत्यार्पण की मांग की भारत की मांग को खारिज कर दिया। मई-अक्टूबर 2005 दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुजा बंधु और एबी फोर्स के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। 90 दिनों की अनिवार्य अवधि में सीबीआई ने कई अपील दाखिल नहीं की। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अजय अग्रवाल को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील दाखिल करने की अनुमति दी। जनवरी 2006 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को निर्देश दिया कि क्वातोकी के खाते के जब्त करने का यथापूर्व स्थिति बनाए रखा जाए, लेकिन उसी दिन पैसा निकाल लिया गया। फरवरी-जून 2007 इंटरपोल ने अर्जेंटीना में क्वातोकी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 महीने बाद अर्जेंटीना के कोर्ट ने प्रत्यार्पण के आदेश के भारत के आग्रह को खारिज कर दिया। अप्रैल-नवंबर 2009 सीबीआई ने क्वातोकी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया और चूंकि प्रत्यार्पण का बार-बार का प्रयास विफल हो गया, इसलिए मामले को बंद करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी। बाद में अजय अग्रवाल ने लंदन में क्वातोकी के खाते संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन सीबीआई ने याचिका का जवाब नहीं दिया। दिसंबर 2010 कोर्ट ने क्वातोकी को बरी करने की सीबीआई की याचिका पर फैसले को पलट दिया। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने क्वातोकी और चड्ढा के बेटे से उन पर बकाया टैक्स वसूलने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया। फरवरी-मार्च 2001 मुख्य सूचना आयुक्त ने सीबीआई पर सूचनाओं को वापस लेने का आरोप लगाया। 1 महीने बाद दिल्ली स्थित सीबीआई के एक स्पेशल कोर्ट ने क्वातोकी को बरी कर दिया और टिप्पणी की, एक टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का देश उसके प्रत्यार्पण पर खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अप्रैल 2012 में स्वीडन पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन दोनों रिश्वतखोरी का कोई साक्ष्य नहीं है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन से राजीव गांधी की गहरी दोस्ती थी। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन पर भी रिश्वतखोरी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनको निर्दोष करार दे दिया गया था। 13 जुलाई 2013 को सन 1993 को भारत से फरार हुए क्वातोकी की मृत्यु हो गई। तब तक अन्य आरोपी जैसे भटनागर, चड्ढा और आडबो की भी मृत्यु हो चुकी थी। 1 दिसंबर 2016 12 अगस्त 2010 के बाद करीब 6 साल के अंतराल के बाद अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। 14 जुलाई 2017 सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार अगर आदेश दे तो वह फिर से बोफोर्स मामले की जांच शुरू कर सकती है। 2 फरवरी 2018 सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करके दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती दी। 1 नवंबर 2018 सीबीआई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में बोफोर्स घोटाले की जांच फिर से शुरू करने की मांग को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 13 साल की देरी से अदालत क्यों आई। आरोप और आलोचना। राजीव गांधी पर सबसे बड़ा आरोप 64 करोड़ के बोफोर्स घोटाले में संलिप्त होने का लगा, जिसके कारण उनको प्रधानमंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। उन पर दूसरा आरोप साहिबानो प्रकरण में लगा, जब उन्होंने संसद में कांग्रेस के प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उलट विधेयक पारित करवा लिया। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में राजीव द्वारा दिए गए वक्तव्य की भी बड़ी आलोचना हुई। राजीव ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। 1999 में स्विट्जरलैंड नामक प्रतिमा में राजीव पर स्विस बैंकों में 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक काले धन रखने का आरोप लगाया और ये आरोप भी सत्य साबित हुआ। 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था
के जी.बी. ने राजीव को धन मुहैया कराया था, उन पर भोपाल गैस कांड के आरोपी वॉरेन एंडरसन को रिश्वत लेकर देश से भगाने का आरोप भी लगा था। जय हिंद, वंदे मातरम।